हेलो एवरीवन। ये जो हम लोग टेक्निकल नोट पढ़ रहे थे मार्केट स्ट्रक्चर में, बाजार के बारे में जो पढ़ रहे थे, उसमें जो टेक्निकल नोट पढ़ रहे थे, ये उसका सेकंड पार्ट का वीडियो है। सेकंड पार्ट में कंसेप्ट बस थोड़ा सा ही पढ़ना है हमें, तो हम इस वीडियो को दो पार्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में ये 20 MCQ जो है ना इंग्लिश में, और 20 MCQ ये जो हिंदी में, ये आपको मिल जाएगा। आप इसको पहले खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम शाम में इसका आंसर जो है वो आपको वीडियो जो अभी रिकॉर्ड करेंगे इसका आंसर वाला, हम सॉल्यूशन वाला, वो आपको हम शाम में दे देंगे। लेकिन तब तक आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। शाम में का मतलब 10 बजे के बाद, रात में 10 बजे के बाद ये वीडियो मिलेगा आपको, इसका MCQ वाला सॉल्यूशन वाला वीडियो। तब तक आप इस 20 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। ये MCQ का मतलब आपको मिलेगा कहाँ पे? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप वाला भी, और एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये MCQ आपको वहीं पे मिल जाएगा, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में हम कंसेप्ट सीरीज को ही आगे बढ़ाते हैं और दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं। हम अभी MRMC सीखे थे। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन सीखे थे कि लाभ कैसे मैक्सिमम हो सकता है। तो हम दो चीज़ सीखे थे कि MR और MC इक्वल होना चाहिए, और स्लोप ऑफ MC जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए स्लोप ऑफ MR का, है ना। इसका मतलब ये है कि MC MR से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन भी हम लोग देखे थे कि कैसे, कब प्रॉफिटेबल होगा, कब प्रॉफिटेबल नहीं होगा, है ना। तो हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि प्योर हिंदी में वीडियो। अच्छा, ये MR MC TR PQ AR AC, इसको हम क्या लिखें हिंदी में? अगर हम TR लिख रहे हैं तो इसको हिंदी में क्या लिखें हम? R। ये कंसेप्ट है, इसमें हिंदी इंग्लिश का क्या करना। हाँ, कुछ ऐसा पॉइंट आता है जो हिंदी में समझना जरूरी है, तो वो हम आपको समझा दे रहे हैं। पर एक और चीज समझिए, अभी हम सीखेंगे शट डाउन पॉइंट। इसको हिंदी में भी शट डाउन बिंदु ही कहते हैं, ठीक है। और आप यही सीखेंगे भी, जहां पे आपको प्योर हिंदी का जरूरत होगा वहां आपको प्योर हिंदी में मिल जाएगा। पर जो कंसेप्ट है उसमें हिंदी इंग्लिश का क्या लेना देना। नहीं समझ में आता, हम जो है वो कल शाम में जूम सेशन करेंगे डाउट को लेकर के, आप लोग वहां पे पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर के बाद आप MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिक कंसेप्ट 2 देख रहे हैं। अब बेसिक कंसेप्ट 2 अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें हिंदी लिख करके क्या ही करेंगे, ये आपके एग्जाम में थोड़ी ना आने वाला है, ये तो आप समझ रहे हो। और इतना इंग्लिश तो आप डेली अपने लाइफ में यूज करते हो, और इंग्लिश से इतना परहेज क्यों? कल आप नौकरी लेंगे, वहां पे पेपर सब इंग्लिश में छप के आएगा, तब क्या करोगे? खैर, हिंदी में होगा, बिल्कुल हिंदी में होगा, पर जहां बिल्कुल हिंदी का जरूरत होगा वो लेक्चर सेपरेटली हिंदी में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्या सीखे थे कि प्रॉफिट जो होता है, लाभ जो होता है, प्रॉफिट तो आप लोग भी बोलते हो, और SSC वाले बच्चे हो तो प्रॉफिट, लाभ और हानि थोड़ी पढ़ते होगे, प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ते होगे मैथ में, है ना। वहां पे हम सीखे थे TR माइनस TC, है ना, यही सीखे थे हम। यहां से ये भी सीखे थे कि प्रॉफिट को पाई कहते हैं, और TR होता है P इंटू Q, और TC तो TC ही होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम एवरेज के सेंस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहां हम साइड में करके आपको दिखा रहे हैं। TR इज इक्वल टू P इंटू Q, तो AR क्या हो जाएगा हमारा? P इंटू Q डिवाइडेड बाई Q, Q कट जाएगा, बचेगा P, यानी AR इज इक्वल टू P। एवरेज रिवेन्यू जो होता है, औसत राजस्व जो होता है,
औसत राजस्व जो होता है वो P यानी कि कीमत के बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी AR कर्व को डिमांड कर्व या मांग वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक चीज यहां से आप ये देखें कि अगर हम AR इंटू क्यू करते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में भी आपको बताए थे, तो हमारा TR प्राप्त हो जाएगा, और AC इंटू क्यू करते हैं तो हमारा TC प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इस P के जगह पे AR लिख सकते हैं। अभी तो हम देखें, P इज इक्वल टू AR इंटू क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां TC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्या TC के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, AC इंटू क्यू, पाई इज इक्वल टू। अब यहां से देखिए, दोनों में Q है तो हम Q को कॉमन उठा लेते हैं, तो पाई इज इक्वल टू Q। Q हम निकालना सीखे हैं, इसीलिए हम Q को अलग कर रहे हैं, और AR माइनस AC। अब आप बोलोगे Q को निकालना कब सीखे? हम Q को ही निकालना तो सीखे थे कि आउटपुट जो उत्पादन होगा वो एक फर्म कहाँ करेगी, जहाँ पे MR इज इक्वल टू MC हो जाएगा। तो ये तो हम MR इज इक्वल टू MC करके निकाल लेंगे, पर ये कैसे निकलेगा, और निकलेगा भी तो क्या होगा? ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AR और AC के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इस केस में प्रॉफिट का मतलब क्या हाल होगा वो हम देखते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि AR AC से का 3 रिलेशन बन सकता है। एक केस ऐसा हो सकता है जब AR जो हो वो AC के बराबर हो जाएगा, और जब AR AC के बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, है ना। जब AR इज इक्वल टू AC होगा तो आप बता सकते हो कि प्रॉफिट हमारा 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि AR जो हो वो AC से ज़्यादा हो, इस केस में ये बड़ा हो ये छोटा हो। मैथमेटिकली 3 पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकता है ना, कि AR AC बराबर हो जाए, AR AC से बड़ा हो जाए, या AC AR से बड़ा हो जाए। तो अब जब AR AC से बड़ा होगा तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो प्रॉफिट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। और जब AR जो है वो AC से छोटा हो जाएगा, जब AR AC से छोटा हो जाए या AC AR से बड़ा हो जाए, तब हमारा मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तब हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्या नेगेटिव प्रॉफिट को लॉस कहते हैं? अब आप SSC वाले बच्चे हो तो इतना तो बता ही सकते हो, है ना। तो 3 कंडीशन हो सकता है, A B C। इस इक्वेशन में 3 कंडीशन हो सकता है। Q हम MR इक्वल टू MC करके निकाल लेंगे, और AR AC के साथ 3 कंडीशन हो सकता है। अब हम ये तीनों कंडीशन को समझते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो हम पहला कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन में हमारा AR इज इक्वल टू AC है, जिसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हमारा 0 है। ठीक है, प्रॉफिट हमारा 0 है। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू AC है। हाँ भाई लिख सकते हैं, अभी तुम समझें कि P इज इक्वल टू AR होता है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको प्राइस के सेंस में चीजें समझ में आए। AR AC के सेंस में आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप देख सकते हैं कि औसत जो लागत है, आप जो वस्तु बना रहे हैं उसका 1 यूनिट का जो लागत लग रहा है, आप उतने पे ही सामान को बेच रहे हैं, क्योंकि उसका कीमत उतना ही है। AC का मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट जो आप प्रोडक्शन किए उसका लागत कितना है, उसका लागत कितना है। और P का मतलब क्या हुआ कि आपने 1 यूनिट जो बेचा उसका कीमत कितना है। तो आप देख रहे हो ये दोनों बराबर हैं।
ये दोनों बराबर हैं। अब आप दुकानदार के सेंस में सोचो कि किसी चीज़ को बनाने में जितना खर्च आपको लगा, आपने एक पाउच हंडिया बनाया, उस एक पाउच हंडिया को बनाने में आपको 20 रुपये खर्च आया और उसका दाम भी 20 रुपये है, तो आपको प्रॉफिट कितना मिला? 0, है ना। कभी कभी इसको नो प्रॉफिट नो लॉस कह देते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं है और यहाँ पे लॉस भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं है, यहाँ पे लॉस भी नहीं है। अब इस केस को ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे ब्रेक इवन बिंदु। इसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो आप बताएंगे AR इज इक्वल टू AC या P इज इक्वल टू AC या वेयर पाई इज इक्वल टू 0, जहां प्रॉफिट 0 होता है। पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां पे ध्यान देना है। ब्रेक इवन पॉइंट को नो प्रॉफिट नो लॉस तक कहते हैं, पर इसको एक और चीज कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ। अब यहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस नहीं हो रहा, तो इसको सामान्य लाभ क्यों कह रहे हैं? भाई साहब, नो प्रॉफिट में भी प्रॉफिट है। वो कौन सा प्रॉफिट है, वो ही हमें समझना है। आपको याद होगा, हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए मिनिमम 4 चीज का रिक्वायरमेंट होता है। लैंड, उसके बदले हमें मिलता है रेंट। लेबर, उसके बदले हमें मिलता है वेज। ठीक है। कैपिटल, उसके बदले हमें मिलता है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बदले हमें मिलता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है वो जो भी हम साधन लगा रहे हैं उसमें ये शामिल होता है, उसके अंदर ये प्रॉफिट शामिल होता है। सपोज कीजिए, मान के चलिए कि रेंट आपका 50 रुपए, वेज आपका 50 रुपए, कैपिटल आपका 50 रुपए, प्रॉफिट आपका 50 रुपए, और आपका ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट है TC इज इक्वल टू 200। अगर आपका TR भी 200 ही है, आपने इसको 200 में ही बेचा, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पे AR इज इक्वल टू AC होगा। ठीक है, आप एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रॉफिट है ना, ये अंतर्निहित है, ये लाभ अंतर्निहित है, ये इंट्रिंसिक है, ये छुपा हुआ प्रॉफिट है, ये तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिकवरी। कि आपका कॉस्ट में ये चीज ऐड होता है और ये प्रॉफिट आपको कॉस्ट में ही मिलता है। अब यहां पे TC भी आपका 200 था और TR भी आपका 200 था। अब TR माइनस TC करेंगे तो पाई इज इक्वल टू 0 होगा। पर क्या इस TR में आपको 50 रुपए का प्रॉफिट नहीं मिल रहा? मिल रहा। इसीलिए इसको सामान्य लाभ कहते हैं, इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। पर अगर 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 TR आपका 250 हो, यहां पे आपने 250 बेचा और कॉस्ट आपका 200 ही था, तब आपका पाई यहां पे 50 हो रहा है, प्रॉफिट आपका 50 हो रहा है। इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं, आर्थिक लाभ कहते हैं। ये लाभ है, ये ऊपर का लाभ है। और ये 50 रुपए आपको इसके लिए मिल रहा था, जो आपने एंटरप्रेन्योरशिप दिया उसके लिए मिल रहा था, और ये 50 रुपए आपको अलग से प्रॉफिट मिल रहा है।
तो ये 50 रुपए एडिशन टू प्रॉफिट है। ठीक है, समझे आप कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो खर्च होता है, जो कॉस्ट होता है, उसमें भी प्रॉफिट शामिल होता है। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन है AR इज ग्रेटर देन AC। अभी हम पहला कंडीशन देख रहे थे जब AR इज इक्वल टू AC हो, यानी इसको भी हम बता सकते हैं कि P इज इक्वल टू AC है। एक यूनिट को बनाने में आपका खर्च, यहाँ पे हम 20 का एग्जांपल लिए थे, मान लो 20 रुपये लग रहा है, पर आपको उस एक यूनिट को बेचने में 30 रुपये मिल रहा है, यानी आपका प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, तो पॉजिटिव है, ये वाला केस। ठीक है, और इसी को कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट, है ना। असामान्य या फिर अधिकतम लाभ, ये वो कंडीशन होता है। इसमें प्रोड्यूसर बहुत खुश होता है और वो प्रोडक्शन बढ़ाते जाएगा, है ना। अब हम एक तीसरा कंडीशन में पहुंचते हैं, सी में है हमारा कि अगर AR माइनस AC हो जाए। अब आप बताओ आप क्या करोगे। आपको 20 रुपए उस एक यूनिट को बनाने में कॉस्ट आया और आप उसको बेच रहे हो 15 में। इस केस में आप क्या करोगे। इस केस में आपको साफ साफ लॉस होगा, पर इकोनॉमिक्स आपको ऑप्टिमाइजेशन सिखाता है। इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि लॉस के कंडीशन में भी क्या किया जाए, है ना, घबराना नहीं है। इस केस में दो चीज होगा, या तो आप शट डाउन कर दोगे या तो आप चालू रखोगे, फर्म को ऑपरेट करोगे। कब, किस कंडीशन में, वो हम समझते हैं। अच्छा, एक चीज, शट डाउन हम पहले भी बताया आपको। शट डाउन का मतलब होता है, हिंदी में भी शट डाउन ही लिखते हैं, और शट डाउन का मतलब होता है टेम्पररी आप वहां पे प्रोडक्शन बंद करोगे, टेम्पररी सस्पेंशन होगा। जैसे कोविड के टाइम हुआ था, कुछ समय के लिए लोग अपना फैक्ट्री बंद कर दिए थे। आप दुकान बंद नहीं कर रहे हो, आप कुछ समय तक प्रोडक्शन बंद कर रहे हो। ये कब होगा, देखिए ये कब होगा ये हम समझते हैं। आपको कॉस्ट याद है। कॉस्ट में हम लोग दो चीज पढ़े थे, एक था हमारा फिक्स्ड और एक था हमारा वेरिएबल। अब आप सोचिए कि आप प्रोडक्शन करें ना करें, आपको दुकान का भाड़ा तो लगना ही है। आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपको बिजली बिल तो लगना ही है। आप प्रोडक्शन करें ना करें, आपको मजदूरी तो लगना ही है। इस केस में अगर इस चीज को आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपको लगना ही है, आप प्रोडक्शन करें या ना करें। अब खेला शुरू होता है यहां से, वेरिएबल कॉस्ट से, कि आप हंडिया बना रहे हैं, आप माड़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए जो चावल एटलीस्ट आपको लग रहा है, अगर उसका पैसा रिकवर हो जा रहा है, अगर उसका पैसा रिकवर हो जा रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि ये टेम्पररी प्रॉब्लम आया है, हम दुकान ना बंद करें, हमारा दुकान चलता रहे, फिर सिचुएशन सामान्य हो जाएगा और हम फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर कर लेंगे, हम प्रॉफिट भी रिकवर कर सकते हैं, वहां से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो अगर किसी फर्म का वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, तो वो अपना फर्म का ऑपरेशन चालू रखेगा, वो फर्म को चालू रखेगा कि ठीक है, टेम्पररी प्रॉब्लम आया है, वो ठीक हो जाएगा।
पर अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा तो वो फर्म को कुछ समय के लिए बंद कर देगा। ठीक है, वो फर्म को कुछ समय के लिए क्या करेगा, बंद कर देगा। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं टीआरटीसी के केस में। इसका मतलब ये है शट डाउन पॉइंट और आपका जाकर के आप चालू रखेंगे, आप ऑपरेट करेंगे, ये किस बात पे निर्भर करता है? ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। आपका परिचालन लाभ क्या है? अब ये परिचालन लाभ क्या होता है? तो परिचालन लाभ होता है, ओपी हम लिख रहे हैं, टीआर, उसमें से अगर हम टीवी सी माइनस कर दें, अगर हम वेरिएबल खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस कर दें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है। अब यहां से 3 कंडीशन यहां भी हो सकता है। पहला कंडीशन होगा जब टीआर टीवीसी के बराबर हो जाए। दूसरा, जब टीआर ज़्यादा हो टीवीसी से। तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब टीआर जो है वो लेस देन हो टीवीसी से। ठीक है, टीआर टीवीसी के बराबर हो। टीआर टीवीसी के बराबर होने का मतलब क्या है कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका रिकवर हो जा रहा है। अब यहां आपको निर्णय लेना है, इस केस में आपको निर्णय लेना है कि आपको फर्म चलाना है कि आपको फर्म कुछ समय के लिए सस्पेंड करना है, कुछ समय के लिए बंद करना है। इस केस में आपको निर्णय लेना है। यह इंडिफरेंट पॉइंट होता है ना, उदासीन सिचुएशन, जब आपको निर्णय लेना है। पर इस केस में क्या होगा, जब टीआर टीवीसी से ज्यादा है तो भाई साहब, जब टीआर टीवीसी से ज़्यादा है मतलब आपको चावल का जो दाम लग रहा है आपको उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा रिकवर हो जा रहा है, तब तो आप ऑपरेट करेंगे ही ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको लग ही रहा है। वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, उससे 2-4 टका ज़्यादा ही आ जा रहा है, तो आप ऑपरेट करेंगे कि हाँ टेम्पररी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। और टीआर अगर टीवीसी से भी कम है, मतलब जितना आपको 4 का पैसा लग रहा है उतना पैसा नहीं आ रहा, तो इस केस में आप शट डाउन करेंगे। इसको हम कभी कभी शट डाउन पॉइंट भी कह देते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से नीचे गए तो शट डाउन हो जाएगा, है ना, समझ गए। अब इसी को अगर हम प्राइस के हिसाब से समझना चाहें तो प्राइस के हिसाब से समझने के लिए हमें एवरेज के हिसाब से समझना होगा। अब टीआर का एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, पहला कंडीशन एमआर, और एमआर हम जानते हैं कि एमआर की जगह हम आराम से प्राइस लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू टीवीसी का क्या हो जाएगा, एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये बराबर है तो आप डिसीजन लीजिए। अगर दूसरा केस, अगर P इज ग्रेटर देन एवीसी है, तब आप ऑपरेट कीजिए, तब आप कंपनी को चलाइए। कुछ समय का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ठीक होते आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है जब P हमारा एक यूनिट के जो मतलब वेरिएबल कॉस्ट है उससे भी कम है, तब हम इस केस में क्या करेंगे, तब हम इस केस में शट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है आपको। क्या क्या याद रखना है कि प्रॉफिट में कल के क्लास से भी हम आपको कॉपी करते हैं, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको चौथा पॉइंट ये याद रखना है कि अगर सॉरी, यहाँ पे एमआर नहीं, यहाँ पे एआर होगा ना, एवरेज निकाल रहे थे हम टीआर का, जो एमआर बोल दिए, याद रखिएगा, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। ठीक है, इफ P इज ग्रेटर देन AC है तो हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हैं, और अगर P इज इक्वल टू AC है तो हम
नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। यही तो सीखे, ये और ये। इसके अलावा हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन देखे थे कि कब आउटपुट मैक्सिमाइज होता है, तो उसके लिए हम दो कंडीशन देखे थे। अगर हमको प्रॉफिट लाभ अधिकतम करना है तो उसके लिए हम दो कंडीशन देखे थे। पहला कंडीशन क्या था कि एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी, एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए। और दूसरा हम देखे थे कि स्लोप ऑफ एम सी शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। यही देखे थे क्या? यही था, बिल्कुल यही था। तो आप इतना कम से कम याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें दो चार चीज़ हम और ऐड करेंगे जब हम आपको कॉस्ट पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम ग्राफिकली ये चीज़ थोड़ा समझाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हम यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि हमारा कंसेप्ट का काम खत्म हो गया। अब हम परफेक्ट कंपटीशन शुरू करेंगे अगले लेक्चर में और वो खत्म भी करेंगे, ठीक है। आप ये एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये अगर आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले करके आप सॉल्व कर सकते हैं, या आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके नीचे आंसर दिया हुआ है, ये हिंदी वालों के लिए है और इसके नीचे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं रात में इसके सॉल्यूशन के साथ, और कल हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन खत्म करेंगे।